Hello everyone, how are you? Welcome to Economy and Economics classes for class 11th and 12th. भैया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर दैट इज मनी। तो आइए भैया स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ। अभी जैसे आप 12th क्लास के अंदर हुए हैं तो भैया 12th क्लास के अंदर आपकी दो बुक्स आती हैं। पहली आती है आपकी 12th में माइक्रो की जगह आ जाती है भैया मैक्रो, और स्टैटिस्टिक्स की जगह हमारी दो बुक्स थी ना 11th में, माइक्रो और मैक्रो। तो भैया माइक्रो की जगह तो आ गई है मैक्रो, और स्टैटिस्टिक्स की जगह आ गई है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सो इजी, बिल्कुल यू चुटकियों में हो जाएगी आपकी। और इंडियन इकोनॉमिक भी बहुत इजी है, पीपीटी के थ्रू कराऊंगा। बहुत इजी वे में जो आपको ये याद हो जाएगी, और बहुत इजी चैप्टर्स है। बस पहले तीन चैप्टर्स है जो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो भी इकोनॉमी की हिस्ट्री से रिलेटेड। बाकी सारे के सारे चैप्टर्स जो आपके वो करंटली मतलब जो आजकल हो रहा है उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, एंड दैट इज मतलब पहला नहीं, फिफ्थ चैप्टर, दैट इज मनी। सब जगह यही स्टार्ट होता है तो यही स्टार्ट करा रहा हूं मैं। तो भैया ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या चैप्टर कहता है और क्या है चैप्टर के अंदर। ठीक है। चलिए। तो सबसे पहली चीज आती है कि मनी क्या कर रहा है, ये बात किस चीज की बात कर रहा है, ये मनी की बात करता है। मैंने कहा मनी को हम दो वे में जो है समझेंगे। पहली चीज की मनी को हमने पहले क्या कहा था और मनी को अब हम अब क्या कहते हैं। मतलब पहले जो था सिर्फ मनी जो था वो सिर्फ एक ही फंक्शन जो है वो हमारा परफॉर्म करता था, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली व्हाट, वो हमारा फंक्शन क्या यूज करता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ही काम आता था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग के अंदर काम होता है। ठीक है ना। अब लेकिन जो आज की मनी है, करंट की मनी जो है हमारे पास, जो करंटली मनी है, उसको हमने डिफाइन करा है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, जो हमें चार फीचर्स या चार फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है। पहला आता है हमारा वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब बाइंग एंड सेलिंग में काम आता है। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब हम इसको इजिली स्टोर कर सकते हैं। अब आजकल की मनी जैसे 2000 का नोट है वो हम अपने पॉकेट में इजिली स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पहले की क्या हुआ करती थी, पहले ना हम इसको इजिली स्टोर नहीं कर पाते थे। पहले क्या हुआ करता था, हम इसको इजीली स्टोर नहीं कर पाते थे तो ये मुश्किल हो जाता था। ठीक है ना। फिर आया मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा फंक्शन जो है वो कराता है मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब इसके पास एक कॉमन यूनिट है जिसके अंदर हम हर एक चीज की वैल्यू को स्टेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताता, अभी बता ही देता हूँ, बताता हूँ क्या। यहाँ पर मेरे पास है मेरा एप्पल पेंसिल है ये। ठीक है। तो अब इसकी कितने कॉस्ट है, 8,000 9,000, तो ये मैं बता सकता हूँ। मेरे पास मेरा मोबाइल है, मैं इसकी कॉस्ट बता सकता हूँ कितनी है। ठीक है ना। तो मतलब हर एक चीज की वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं। मेरे पास ये माउस है, इस माउस की वैल्यू मैं सेट कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं, जैसे एसी हो गया, फैंस हो गए, टीवी हो गया, वाईफाई हो गया, प्रिंटर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। सर फिर पहले क्या हुआ करता था, पहले बताऊंगा क्या हुआ करता था। पहले अब इस चीज को समझते हैं कि मनी पहले क्या था और अब क्या। पहले बता दिया खाली बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन अब बाइंग एंड सेलिंग में तो काम आता ही है, लेकिन इसको हम इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। और इसकी कॉमन यूनिट है जिसके अंदर हम एक चीज की वैल्यू को स्टेट भी कर सकते हैं। और चौथा आया स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मतलब होता है भैया फ्यूचर पेमेंट। इससे हम फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं, इससे हम फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे चले तो आगे आता है कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे है। तो समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर था बार्टर सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पर क्या था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम होता क्या है वो भी आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा। बस ये बता देता हूँ, बार्टर सिस्टम के अंदर क्या हुआ करता था, गुड्स के बदले गुड्स लिए जाते थे। मान लो मेरे को अगर ये फोन चाहिए, मेरे को अगर ये फोन चाहिए, ठीक है, इसके बदले मैं ये एप्पल पेंसिल दे रहा हूँ तो मेरे को ये फोन मिल जाएगा। या फिर मैं आईपैड को दे दूं, इसके बदले मेरे को आईपैड चाहिए, मैं अपना फोन दे दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा आईपैड। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स। अब जैसे कि यहाँ पर आपके ना, मैं आ गया यहाँ पर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे राइस की इमेज लगी हुई है ये वाली, है ना। अब ये राइस का मतलब क्या है, कि मतलब मान लो मैं इसको आपको एक बार समझाऊं, अभी नहीं समझाता, अगला टॉपिक हमारा बार्टर सिस्टम का ही है तो उसमें समझाता हूँ। ठीक है ना। तो बस अभी ये समझा, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, गुड्स के बदले गुड्स लिए जाते थे। उसके बाद आए कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब चांदी और सोने के सिक्के आए जिसके अंदर हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं गुड्स की। ठीक है। अब इसको हम इजीली स्टोर कर सकते थे। ठीक है ना। ये बात याद होगी, ये बात पता चल गई। फिर आया एलोय मेटल्स कॉइनेज, इसको भी हम इजीली स्टोर कर सकते थे। और इसमें क्या, ये कॉमन यूनिट आ गई। भैया गोल्ड और सिल्वर में तो सिर्फ क्या ही, स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो बार्टर सिस्टम में हो रहा था क्या, खाली
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो रहा था ना खाली, लेकिन अब क्या हो रहा है, फिर आया कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उसमें क्या हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर आया एलोय मेटल एज कॉइनेज, इसमें हमें क्या पता चला, मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट आ गई, मेजर ऑफ वैल्यू। उसके बाद आई पेपर मनी, आई यू कैन से पेपर करेंसी, पेपर करेंसी तो आपका एग्जाम्पल हो जाता है, पेपर मनी आई, ठीक है ना, ये भी हमारा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू के अंदर आ गया। फिर आया प्लास्टिक कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, भैया प्लास्टिक कार्ड जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है ना, ये चीजें, बात समझ में। फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट आ गया हमारे यहाँ से। तो यहाँ से हमारे चारों फीचर जो है वो पूरे हो गए, कहाँ से, बाटा सिस्टम से लेके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तक, मतलब मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी का ओरिजिन कैसे है, मनी का ओरिजिन क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेजरी मैंने ले रखा है, कॉइन्स ऑफ एलॉय मेटल एज कॉइनेज, मतलब कि 25 पैसे 50 पैसे, अगर आपके दादा दादी हैं या मम्मी पापा हैं उनसे भी पूछेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एलॉय मेटल के मतलब पतले पतले चांदी के सिक्के हुआ करते थे, 25 पैसे 50 पैसे के, ठीक है। फिर आपको ये तो पता ही है, पेपर करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तो अब आप देख ही रहे हैं। इसके बाद आता है बार्टर सिस्टम। भैया बार्टर सिस्टम में होता क्या है, बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स लिया जाता है, इसको हम सी टू सी इकोनॉमी भी कहते हैं, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होता है, इसका मतलब समझना है, और अब हम आपको ये मतलब समझाता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं साइड पे कर दूं इसको, तो ये लीजिए भैया, ध्यान से समझिएगा, इधर मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनिए। अब पहली चीज बता रहा था, बार्टर सिस्टम होता है क्या है, गुड्स के बदले गुड्स लेना, वो भी आपको इजिली यहाँ पे जो है समझ आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो सुनिए, मान लो एक पर्सन है ए पर्सन है, एक है बी पर्सन, ठीक है, एक है ए पर्सन, एक है हमारा बी पर्सन, ठीक है। अब हुआ क्या है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा ना ऊपर लिख दिया था मैंने, ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। अब भैया ये जो ए पर्सन है, मैंने क्या कहा कि अब ये जो ए पर्सन है, ये ए पर्सन की वोंट, यानी ये चाहता क्या है, मैंने कहा ये चाहता है वीट, और इसके पास है क्या, इसके पास है राइस। ये जो बी पर्सन है, इसके पास ये चाहता क्या है, राइस, और इसके पास है क्या, वीट। मैंने कहा कि जो ए पर्सन को चाहिए था, जो ए पर्सन को चाहिए था, एक मिनट, हाँ जी, जो ए पर्सन को चाहिए था वो किसके पास है, बी पर्सन के पास। और जो बी पर्सन को चाहिए था, जो ए पर्सन को चाहिए था वो तो है बी पर्सन के पास, और जो बी पर्सन को चाहिए था वो ए पर्सन के पास है। तो होएगा क्या कि ये जो ए पर्सन है, ये जो जिसके पास इसके राइट है, तो ये इसको दे देगा, और जो इसको चाहिए मतलब जो बी पर्सन के पास है वो इसको दे देगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इन दोनों का क्या हो रहा है, वांट सेटिस्फाई हो रही है, वांट सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जो एक पर्सन को चाहिए था वो दूसरे पर्सन के पास था, और जो दूसरे पर्सन को चाहिए था वो एक पर्सन के पास था। तो इन दोनों ने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ताकि उनकी वांट सेटिस्फाई हो जाए, और इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, या यू कैन से एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स की एक्सचेंज हुई, इसको हम बार्टर सिस्टम कह रहे हैं, और इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक फीचर है जो इसका हाईलाइट होता है, मतलब जो एक पर्सन को चाहिए था वो दूसरे पर्सन के पास था, और जो दूसरे पर्सन को चाहिए था वो पहले पर्सन के पास, तो दोनों को वो जो चाहिए था वो उनको मिल गया, ठीक है ना, इन दोनों की वोट भी सेटिस्फाई होगी, तो उसी को हमने क्या कहा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स कहा। अब इसके डेफिनेशन हमारी लिमिटेशन के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप उसको समझिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, पहली लिमिटेशन हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की आती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो एक पर्सन को चाहिए वो दूसरे पर्सन के पास होएगा ही होएगा, और जो दूसरे पर्सन को चाहिए वो एक पर्सन के पास ही होएगा। समझो, डेफिनेशन समझिए इसकी, कहता है इट इम्प्लाइज, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखियो यार, इट इम्प्लाइज, अगर आप पूरी लिखना चाहते हो तो मैं पूरी लिख देता हूँ, इट इम्प्लाइज व्हेन टू इंडिविजुअल्स आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स which they are willing to exchange
फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। अब ये कहता क्या कि जब दो इंडिविजुअल्स एक ऐसी पोजीशन में हो या एक ऐसी पोजीशन में हो कि उन गुड्स की कि वो चाहते हैं कि वो एक्सचेंज करे फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी वांट्स की सेटिस्फेक्शन के, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था कि ये डिफिकल्ट हुआ करता था फाइंड करना क्या कि कौन सा बंदा रेडी है क्या काउ लेने में इन प्लेस ऑफ हॉर्स, मतलब हॉर्स के बदले काउ कौन लेना चाहता है। तो एक्सचेंज हुआ करता था लिमिटेड। जरूरी नहीं है आपको यही वाला एग्जांपल लेना, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, इसका सॉल्यूशन ये निकल के आया कि मनी ने सेपरेट कर दिया, क्या कर दिया, मनी ने सेपरेट कर दिया क्या, एक्ट को, क्या सेपरेट कर दिया, एक्ट को एज अ सेल एंड परचेज। सो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जो मनी है वो कैसे एक्ट करती है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करती है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ मनी जो है वो हाईलाइट होता है। जितनी लिमिटेशन हमारी है ना, 4 लिमिटेशन, उतने हमारे 4 फीचर्स है और चारों लिमिटेशन से हमारे 4 फीचर्स जो है वो हाईलाइट होंगे मनी के। फिर आया लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। इसमें कहता है पहले क्या था, कोई भी कॉमन यूनिट नहीं थी जिसके अंदर हर एक चीज की वैल्यू को हम सेट करें। पहले क्या हुआ करता था कि एक कार को परचेज करने के लिए उसको अगर हमें स्टेट भी करना है ना, तो हम उसको हॉर्सेस के टर्म्स में, काउस के टर्म्स में, बफेलोज के टर्म्स में सेट करते। लेकिन अब क्या है, अब सॉल्यूशन क्या निकल के आया, सॉल्यूशन ये निकल के आया कि मनी की इवोल्यूशन एक कॉमन यूनिट दे दी जिसके अंदर अब हम कार की वैल्यू को स्टेट कर सकते हैं और वो वैल्यू क्या है हमारी, रुपीस। अब कार की वैल्यू को हम रुपीस के टर्म्स में स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है, मेजर ऑफ वैल्यू का, इसका मेजर ऑफ वैल्यू का फीचर हाईलाइट हो रहा है, ठीक है ना। फिर आया डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। पहले क्या हुआ करता था कि कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट जो थी वो क्या हुआ करती थी, डिफिकल्ट हुआ करती थी। अगर हम एक वर्कर को हायर करना है पेंट को, वॉल को पेंट करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता था कि अगर हम उसे राइस देना चाहते हैं और वो हमसे वीट लेना चाहता है। मतलब समझो, मेरे पास एक वॉल है, मेरे को उसको पेंट कराना है, ठीक है। अब पेंट कराने के लिए एक वर्कर लेना पड़ेगा, मेरे को एक वर्कर हायर करना पड़ेगा। अब जब मैं उस वर्कर को हायर कर लूंगा तो ये जरूरी तो होना है कि जो मैं उसे देना चाहता हूँ वही वो ही चीज वो लेना चाहेगा, जरूरी तो ना है। अब यही बात है, वो कह दे मेरे को राइस चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं मैं तो वीट दूंगा, तेरे को लेना है तो ले वरना मत कर काम, तो काम नहीं होएगा ना मेरा। तो अब क्या हुआ, इवोल्यूशन से क्या हुआ मनी की, अब हम उसे मनी के टर्म्स में यानी रुपीस के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, ठीक है ना। पेपर में आए यही लिख के आना है कि पहले क्या था उसका प्रॉब्लम लिख के आनी है, फिर उसका सोल्यूशन क्या निकल के आया मनी की इवोल्यूशन से वो लिख के आना है। बात समझ में आई, चलूँ आगे, चलिए। लास्ट आता है हमारे पास डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि हमें डिफिकल्टी होने लगी किस चीज में, स्टोर करने में और ट्रांसफर करने में, किस चीज को, वैल्यू को। पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पर सेविंग पॉसिबल तो हुआ करती थी, लेकिन सेविंग करने से यहाँ पर कैपिटल लॉस होने का डर हुआ करता, मतलब जैसे चोरी हो जाती, आग लग जाती, तो यहाँ पर डिफिकल्टी हुआ करती। आग तो नहीं लगेगी, मतलब चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए तो ये हुआ करता। अब ये बात भी थी कि यहाँ पे डिफिकल्ट हुआ करता था सेव करना, मतलब डिफिकल्ट हुआ करता था ट्रांसफर करना सेविंग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अगर इतना डिफिकल्ट हुआ करता था तो एक्सपेंस भी तो बढ़ेगा, तो ट्रांसफर एक्सपेंसिव भी होता था, ट्रांसफर वाज एक्सपेंसिव टू। बट मनी की इवोल्यूशन से क्या हुआ, स्टोरेज भी इजी हो गया और ट्रांसफर भी इजी हो गया। अब हम 1 क्लिक में यहाँ से बैठे बैठे मैं कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता हूँ मोबाइल के थ्रू, ठीक है ना। अब आता है आपका टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मनी का। फॉर्म्स ऑफ मनी को समझेंगे भैया, देखो मैं एक ही क्लास के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए पहले भी मैंने यही किया था, पहले अलग अलग पार्ट बन रहे थे, तो मैंने क्या कि नहीं एक ही पार्ट में हम पूरा चैप्टर पैक करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आता है फॉर्म्स ऑफ मनी का टॉपिक। भैया फॉर्म्स ऑफ मनी क्या कहते हैं, हमने कहा फॉर्म्स ऑफ मनी हमारी 4 तरह की होती है। पहली होती है फिएट मनी, दूसरी होती है फिड्यूशियरी मनी, तीसरी होती है फुल बॉडीड मनी और चौथी होती है क्रेडिट मनी, ठीक है। सबसे पहले कर रहे हैं फिएट मनी और फिर करेंगे फिड्यूशियरी मनी, ठीक है। फिएट मनी होता क्या है उसको समझना है, तो हमने कहा फिएट मनी एक ऐसी मनी है जो ऑर्डर या तो अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू क्या की जाती है, इशू की जाती है। अब लोग जो होते हैं इसको लीगली बाउंड होते हैं कि इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते इस चीज को। ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अगर रिजेक्ट कर दे तो क्या होएगा, क्या होएगा सुनना चाहते हो, जेल की रोटी खानी पड़ेगी उसको, जेल का पानी भी पीना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। आप किसी शॉप पे जाते हो,
आप उसको कैश दे रहे हो, वो लेगा ही लेगा, मना कर देगा तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। लेकिन अगर वही शॉपकीपर है, आप गए कुछ शॉपिंग करने, आपने कहा भैया मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, वो कहेगा नहीं कैश ही हम एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करते, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। और एक बात और समझो, आप गए शॉप पे, आप दे रहे हो कैश, वो कह रहा नहीं मैं कैश नहीं लूंगा, मैं ऑनलाइन लूंगा, तो आप केस कर सकते हो। समझ आएगा? 3 केस बताए कब केस हम फाइल कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। ये सिर्फ समझने की बात है, फिएट मनी पता चल गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल आपका पेपर करेंसी। एग्जाम्पल क्या है इसका? पेपर करेंसी, ठीक है। पेपर करेंसी जो है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई? चलूं आगे, चलिए। फिर आता है फिड्यूशरी मनी। भैया फिड्यूशरी मनी क्या होती है? मैंने कहा फिड्यूशरी मनी वो मनी है जो एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम, एज अ मीडियम। क्यों एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम? क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट होता है बिटवीन द पेयर एंड द पे। पेयर और पे के बीच में क्या होता है? यहाँ पर एक ट्रस्ट होता है। जैसे कि चेक हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, ये क्या है हमारा? एग्जाम्पल है किस चीज का? फिड्यूशरी मनी। बात क्लियर होगी? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेक की इमेज लिया है मैंने, यहाँ पर एक किस चीज की इमेज ली है? 2000 के नोट की, ठीक है ना। चलिए, फिर आता है हमारे पास क्या? फिर आता है हमारे पास फुल बॉडीड मनी। क्या आता है? फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होती है? मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइंस वेयर मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, जहां पर मनी वैल्यू किसके इक्वल हो? कमोडिटी वैल्यू के इक्वल हो, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर होगी ये बात? चलिए भैया 1 मिनट हो गया, चलिए। तो ये बात क्लियर हो गया आपको? चलिए भैया, अब कहता है क्या? चलो भैया, तो अब यहाँ पे कहा फुल बॉडीड मनी का एग्जांपल दिया मैंने, गोल्ड कोइन। भैया गोल्ड कोइन मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, गोल्ड कोइन का मतलब क्या है? जैसे मान लो इस गोल्ड कोइन की मैंने एक रिंग बनवा ली, मान लो ये 10,000 का, 10,000 रुपए का गोल्ड कोइन था, इसकी मैंने रिंग बनवा ली, तो उस रिंग की भी तो वैल्यू 10,000 ही तो रहेगी, उसकी 9,000 8,000 तो ना हो जाएगी। गोल्ड तो उतना ही है, क्वांटिटी तो उतनी ही है, कम तो ना हुई है। तो इसलिए हमने कहा जहां पर हमारी मनी वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो? कमोडिटी वैल्यू हो, वो हमारा क्या है? फुल बॉडीड मनी कहलाता है। लास्ट टाइप ऑफ मनी आई हमारी क्रेडिट मनी। एंड इसमें क्या होता है? सेम होता है, देखो ऊपर था हमारा मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से, जैसे कि पेपर करेंसी। ये पेपर करेंसी में पेपर की वैल्यू तो 1 रुपया भी नहीं, मैं कहता हूँ लेस देन 1 रुपया है एक पेपर की, पूरे पेज की, इतना बड़ा पेज की। और पैसे कितना होता है? इतना पैसा होता है, इतना रुपए, मतलब इतना साइज होता है नोट का। और पेज कितना होता है? इतना बड़ा। तो 1 रुपए का भी पेज नहीं, 50 पैसे का पेज है, उसमें भी आप लगभग मेरे हिसाब से 6 या 7 नोट तो प्रिंट कर ही पाओगे इजिली। गवर्नमेंट तो कर ही पाती होगी इतने में तो मतलब कॉमोडिटी वैल्यू तो बहुत कम है, लेकिन उसके बाद 2,000 अगर छाप दे तो उस पेपर की वैल्यू 2,000 हो जाती है। तो मनी वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन कमोडिटी वैल्यू तो कम है ना, तो हमने कहा इसका एग्जांपल क्या है? पेपर करना। बात समझ में क्लियर हो गया होगा आई होप सो। आगे आता है हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। ध्यान से समझो, डिमांड डिपॉजिट पहले कराता हूँ, फिर टर्म डिपॉजिट अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट देखो कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता। मतलब क्या है इसका? समझो कि मैं जब चाहूं इसमें डिपॉजिट करा सकता हूँ, जब चाहूं मैं इसमें से पैसे निकाल सकता हूँ। तो 2 पॉइंट बन गए कि ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता कि मेरे को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे सबमिट कराने ही पड़ेंगे। लेकिन टर्म डिपॉजिट, जैसे आपके पेरेंट्स आपकी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी कराते हैं, तो उनको हर महीने 500 600 इतने रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो डिमांड डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता। क्यों सर? डिमांड डिपॉजिट का भी तो एग्जांपल बताऊं ना, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जैसे कि बैंक अकाउंट, जो बैंक के अंदर आपके अकाउंट होते हैं, उसके अंदर आप जब मर्जी चाहो पैसे जमा करा सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में आपको हर महीने देने ही पड़ते हैं। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट एफडी करा तो पैसे देने पड़ते हैं, उसमें से हम कभी निकाल नहीं सकते जब तक हमारे वो पूरी नहीं हो। मान लो 5 साल की है, तो 5 साल बाद ही हम उसमें से पैसे निकाल सकते। लेकिन बैंक में से तो हम जब मर्जी चाहे निकाल सकते हैं, आधी रात को भी निकाल सकते हैं हम उसमें से पैसे। तो ये कभी भी विड्रॉ किए जा सकते हैं, ये कभी भी विड्रॉ
नहीं किए जा सकते, कैन नॉट बी विदड्रॉन मैन्युअली। ये जो विड्रॉ किए जाते हैं ना वही चीज चेकवेबल होती है। तो हमने कहा डिमांड डिपॉजिट हमारे चेकवेबल डिपॉजिट होते हैं और जबकि ये हमारे नॉन चेकवेबल डिपॉजिट्स होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग। अब आ रहा है हमारा एक टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। पहली चीज, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। भैया स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है समझो। एक ऐसी क्वांटिटी जो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करें, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करें, उसको हमने क्या कहा, स्टॉक कंसेप्ट कहा। और फिर सर फ्लो कंसेप्ट क्या होता है? फ्लो कंसेप्ट वो होता है जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे देखा जाए, जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे देखा जाता है उसको हम कहते हैं फ्लो कंसेप्ट। और जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है उसको हम कहते हैं स्टॉक कंसेप्ट। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। होता क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम। ये इंक्लूड नहीं करता मनी को ऑफ द प्रोड्यूसर, जिसको हम सप्लायर भी कहते हैं। और वो सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल। ये हमारे क्या है, इसके तीन सप्लायर्स है जिनकी हमें मनी इंक्लूड नहीं करनी है जब हम एस्टिमेट कर। अब आपके सिलेबस में ना सिर्फ एक ही है मेजर एंड दैट इज M1। बाकी M2, M3 और M4 के सिर्फ फॉर्मूले हैं, आपको बस वो याद करना। सर M1 क्या है, M1 होता है, M1 को अगर हम लिख देना, मनी सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। मैं एक बार इसको ना ढंग से लिख देता हूँ, C प्लस DD प्लस OD। C प्लस DD प्लस OD का मतलब क्या है सर, बताना जरा, सुनो ध्यान से। C का मतलब है करेंसी विद द पब्लिक, D का मतलब है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, और OD का मतलब है अदर डिपॉजिट विद द RBI। ठीक है। अब ये RBI ऑफ मतलब RBI के अंदर हमारी तीन चीजें और आती हैं, और वो तीन चीजें क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, लिख लो, मैं लिख देता हूँ, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म। फिर आता है बैंक, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट इंक्लूड करता है डिपॉजिट्स में। और आगे आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF की फुल फॉर्म लिख लो, लिख देता हूँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये होती है IMF की। ठीक है। अब आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स इस चैप्टर से रिलेटेड, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। भैया सर फिर M1, M2, M2, M3, M4 अभी करा रहा हूँ, इसी के बाद वाली स्लाइड पे वही है। बेसिक टर्म्स में सबसे पहली चीज आती है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होती है, इट रेफर्स टू द चेकवेबल डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। चेकवेबल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के साथ हमारे हैं। हाई पावर मनी क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, प्लस में वोल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, प्लस में कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद द RBI। कैसे याद करना है, CVC। पहला C से करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। देखो पहले पब्लिक, फिर कमर्शियल बैंक, फिर सेंट्रल बैंक। तो पहले क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक हो गया। फिर क्या है हमारे पास, वोल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, वोल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक। फिर कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद द RBI। RBI कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बात क्लियर होगी। अब आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट गवर्न्स नोट इशूइंग इन इंडिया। हमने कहा मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो कि मिनिमम रिजर्व मेंटेन करता है 200 करोड़ के, जिसके अंदर हमारे पास जो होते हैं 15 करोड़ के, जो होते हैं हमारे पास मिनिमम गोल्ड होना चाहिए, 15 करोड़ का मिनिमम गोल्ड होना चाहिए। और 85 करोड़ यानी रिमेनिंग की हमारे 85 करोड़ की क्या होनी चाहिए, फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए। ठीक है। अब आता है अदर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई का टॉपिक, और उसमें क्या है, सुन, M2, M3 में हमेशा M1 को ही हमने लेना है। ऐड करना है इसमें दो चीजें, मतलब M2 में हम ऐड करेंगे डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, M1 में ऐड और M3 में ऐड करेंगे नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। ठीक है। सर ये करा क्यों रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और वो आपके पेपर में आ सकता है।
अब तक आया नहीं है ये यहाँ से कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल, सिर्फ आया क्या है, नॉर्मल क्वेश्चंस आए हैं आपके, यू कैन से मल्टीपल चॉइस आया है। जैसे पिछले टर्म जो हुआ है, पिछले साल जो गया है 2021 टू 2022 वाला बैच, उसमें तो उनका एमसीक्यू टाइप आया हुआ था सारा का सारा, ठीक है, मनी सब मनी वाले चैप्टर से। और जो वैसे है उसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, एसोसिएशन रीजन आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है। सर हम इतना सारा कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? मैं कराऊंगा, ठीक है ना। लगभग जितने क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल, जितने पॉसिबल होंगे आपके लिए, मैं उतने ले आऊंगा, ठीक है। चलो, फिर आया एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री। भैया देखो, जो ये वर्कशीट वगैरह ना, ये हम करेंगे सारे चैप्टर्स होने के बाद, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है पहले जो भी हमारा टाइम है, जितना भी हमारे पास है, पहले हम चैप्टर्स को पैक करते जाएंगे साथ साथ, और उसका टेस्ट लेते जाएंगे, ठीक है। टेस्ट कैसे होएगा भैया, देखो मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उसका टेस्ट करिए, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, और आप उसको टैली करेंगे और अपने आप मार्क्स देंगे, ठीक है। तो अब चलिए एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री में आते हैं। तो हमने कहा एग्रीगेट रिसोर्स, मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री में क्या कहते हैं, अगर मनी सप्लाई जो है कंट्री के अंदर मेजर की जाती है M3 मेजर्स के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेटेड मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे दो तरह की मनी होती है, नैरो मनी और ब्रॉड मनी। नैरो मनी में हमारे आती है M1 M2, और ब्रॉड मनी में आता है M3 भैया देखो, M1 और M2 है छोटा, तो हमने कहा नैरो में आ गया। बड़ा कौन सा M3 और M4, तो हमने कहा ब्रॉड मनी में वो आ गए, ठीक है ना। दो दो चीजें हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम कहता क्या है, सुनो। एक मॉनेटरी सिस्टम क्या कहता है, इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ मनी जो सर्कुलेट होती है इकोनॉमी के अंदर बाय वे ऑफ ऑर्डर या अथॉरिटी। सैंपल बात कर रहा है किस चीज की, पहले फीचर की, क्या, जो ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू इशू की जाती है मनी, फिएट मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया जैसे यूज कर रहा है पेपर करेंसी को, अकॉर्डिंगली तो ये पेपर करेंसी स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर आगे बात कहता है कि मेटल कॉइन्स, यानी 5 रुपए 10 रुपए के जो कॉइन, 10 रुपए का तो बैन हो गया, 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के जो सिक्के हैं, और जो एक क्रेडिट मनी है, मतलब जो पेपर करेंसी है इंडिया के अंदर, ये दोनों चलती है। मतलब जो पेपर नोट्स है वो क्या है, क्रेडिट मनी है इंडिया के अंदर जो चलती है। इनमें सिंपल डिफरेंस क्या है कि जो कॉइन्स होते हैं वो एक स्मॉल डिनोमिनेशन के होते हैं। ये देखो, ये सिक्का ये छोटे डिनोमिनेशन का है, यहीं पे एक नोट रख दिया जाए तो वो एक लार्ज डिनोमिनेशन का, बस यही इनके बीच में क्या है, डिफरेंस, ठीक है। आगे चले, आगे आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी, और फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी कहता है जितनी जितनी जल्दी हमारी कोई एसेट कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं वो ज्यादा लिक्विड है। देखो, लिक्विडिटी ऑफ एन एसेट रेफर्स टू कन्वर्टेबिलिटी इनटू मनी या कैश। फास्टर एन एसेट कन्वर्टेड इनटू कैश, मोर लिक्विड इट इज। जितनी जल्दी वो कन्वर्ट हो जाएगी उतनी वो लिक्विड होगी। अब वही बाकी 3 बुलेट्स में बस वही बता रहे कि कौन सा ज्यादा लिक्विड है, कौन सा लेस लिक्विड है। कहते हैं चेकवेबल डिपॉजिट्स हो या नॉन चेकवेबल डिपॉजिट्स हो, सॉरी चेकवेबल डिपॉजिट्स हो या डिमांड डिपॉजिट्स हो, वो हाईली लिक्विड होते हैं। और M1 मेजर जो है वो सिर्फ उन्हीं चीज को इंक्लूड करता है जो क्या है, हाईली लिक्विड है। इससे आपको पता चला करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक मोस्ट लिक्विड है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई भी बहुत मोस्ट लिक्विड है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक NABARD, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, और लास्ट आया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF या वर्ल्ड बैंक। ये भी हमारे क्या है, मोस्ट लिक्विड आते हैं, मतलब मोस्ट लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं। टर्म डिपॉजिट्स हो, टाइम डिपॉजिट्स हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, या ये नॉट चेकवेबल डिपॉजिट होते हैं या नॉन चेकवेबल डिपॉजिट्स होते हैं, ये डिपॉजिट जो होते हैं लेस लिक्विड होते हैं देन द डिमांड डिपॉजिट। और M3 M4 वही इंक्लूड करते हैं कंपोनेंट जो क्या है, लेस लिक्विड है। M1 कौन सा इंक्लूड करते हैं, जो हाईएस्ट लिक्विड है, और M3 M4 इंक्लूड करते हैं जो सबसे लीस्ट लिक्विड है, लेस लिक्विड, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज बैंकिंग। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।